काइंडली बुचर्स पेपर के बारे में बता दें थोड़ा सा। बच्चे बुचर पेपर जो है एक रिसेंट अपडेट आई है कश्मीर इशू के ऊपर। कश्मीर इशू के ऊपर हमारा जो इनिशियल स्टैंस था वो ये था कि पाकिस्तान ने जब इन्वेड किया कश्मीर को बैक इन 1948, तो उस टाइम से रिटेलिएशन के अंदर इंडिया ने भी जो है इन्वेड किया कश्मीर को इन्वेड करने के बाद हमारी फाइट चली और उसमें हमने देखा जो हमारे तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है वो ये कहा जाता है कि इंडिया जो है पहले ही कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशन में लेके चला। अब जो ये अपडेट आई है ये हमें बता रही है कि क्यों इंडिया यूनाइटेड नेशन के अंदर लेकर गया था कश्मीर इशू को, क्योंकि उस वक्त के जो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे इंडिया के जनरल सर फ्रांसिस रॉय बुचर, उनकी ये इंफॉर्मेशन है बुचर पेपर के अंदर कि उन्होंने क्या लेटर्स लिखे आपके गवर्नमेंट को, इंडिया की गवर्नमेंट को उस टाइम पर। और उस बुचर पेपर के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि हम जो जनरल है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो बता रहे हैं कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है मिलिटरीली कि हम पाकिस्तान की फ़ौज का सामना करें, तो आप जो है कश्मीर इशू का एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन की तरफ मूव करें। दैट इज़ वाई जब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू तक ये बात पहुंचाई गई, लेटर पहुंचा, तो उन्होंने फिर आंसर किया कि आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट पॉलिटिकली। उन्होंने फिर अपनी गवर्नमेंट से मशवरा करने के बाद ही टेक द केस टू यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन जाने के बाद उन्होंने कहा था कि कश्मीर के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है और हम चाहते हैं कि इंडिया की कश्मीर के जो आज़ादी का फैसला है वो कश्मीर करे। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम यूएन के अंदर गए थे। अब पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रांग थी उस टाइम और इंडिया की पोजीशन स्ट्रांग थी, और ये क्लियरली हमें पता लग रहा है अब बुचर पेपर से। और बुचर पेपर के अंदर ये बताया गया कि इंडिया मिलिटरीली कैपेबल नहीं था पाकिस्तान की फौज को कन्फ्रंट करने के लिए, और इसी वजह से उसने फिर 1950 का जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया अपना आने वाले वक्त में, उसके अंदर आर्टिकल 370 और 35A के तहत उन्होंने कश्मीर को ऑटोनोमस स्टेटस दिया। अब ये बात किस तरह पहुंची, ये गार्डियन के एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने हम तक ये बात पहुंचाई कि बुचर पेपर आर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस एंड एन एसेंशियल अपडेट इन द कश्मीर इशू। व्हाई इज दैट सो? क्योंकि हमारे पास जो एक डॉक्यूमेंट होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि क्लासिफाइड होते हैं। क्लासिफाइड का क्या मतलब होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स हम पब्लिक के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है जो या तो आपके स्टेट की सॉवरेनिटी को थ्रेट करती है, स्टेट के नेशनल इंटीग्रेशन को थ्रेट करती है, स्टेट के इंटरेस्ट को थ्रेट करती है, और या फिर अगर हम उसको पब्लिक के साथ शेयर करेंगे तो एक सोसाइटी के अंदर केओस, अनार्की, वायलेंस आने का खतरा होता है। इसको कहते हैं क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स। अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देयर इज़ अ लॉ कि आपने 25 साल बाद जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डी क्लासीफाई करना है। डी क्लासीफाई मतलब कि अब उनको पब्लिक के लिए पब्लिश कर देना है कि पब्लिक जो है वो उनको पढ़ सके, देख सके कि 25 साल पहले हमारी क्या सिचुएशन थी। और जब ये बात रेपिटेडली 1970 से लेकर अब तक ये बात कही जा रही है विद इन द इंडिया बाय द सेवरल पॉलिटिशियंस कि आप बुचर पेपर्स को डी क्लासीफाई करें, मतलब ओपन करें उनकी एक्सेस टू द पब्लिक, ताकि पब्लिक देखे और जाने कि क्या मामला थे। तो मोदी की गवर्नमेंट ने भी स्ट्रिक्ट स्टांस लिया है कि हम उनको डी क्लासीफाई नहीं कर रहे क्योंकि वो हमारी नेशनल सॉवरेनिटी को थ्रेट करेंगे। ये उनका एक एक्सक्यूज है रिगार्डिंग देयर कंट्री, बट अगर हम इसको एनालाइज करें तो हमें पता लगेगा कि अगर मिस्टर मोदी जो हैं वो इसको डी क्लासीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, बुचर पेपर को, तो ये उनका जो एक स्टॉन्च स्टेप है फॉर द एब्रोगेशन ऑफ द ऑटोनोमस स्टेटस ऑफ द कश्मीर, उसके ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि आपने उस टाइम पे ये कहा था कि हम मिलिटरीली स्ट्रांग नहीं है और इसलिए हम कश्मीर को अपने ऑटोनोमस रीजन का पार्ट बना रहे हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ट्राई करेंगे कि हम कश्मीर को इंडिपेंडेंस दें। तो व्हाई यू हैव नाउ एब्रोगेटेड दोज आर्टिकल्स? तो आपको ये स्टेप लेना ही नहीं चाहिए था। मतलब जो आर्टिकल 370 एंड 35A की जो लीगैलिटी है उनको एब्रोगेट करने की, वो लीगैलिटी खत्म हो जाएगी इंडिया के पास से। दैट इज व्हाई इट इज नॉट डी क्लासिफाइंग द बुचर पेपर्स। दिस इज द रिसेंट अपडेट ऑन कश्मीर इशू। एंड बच्चों, जहाँ तक ये सवाल पैदा होता है कि हम इसको कैसे CSS या PMS के अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो आपने सीधा सा बताना है कि जहाँ वो पूछता है पॉलिसी वायबल पॉलिसी ऑप्शंस या फ्यूचर ऑफ द कश्मीर इशू, तो आप ये बता सकते हैं कि बुचर पेपर आर क्लियर कट मैनिफेस्टेशन दैट इंडिया वाज एट फॉल्ट एट दैट टाइम। वो मिलिटरीली नहीं जो है कन्फ्रंट कर पा रहा था पाकिस्तान की आर्मी को, और उसने फिर ये स्टांस लिया था कि हम पॉलिटिकल रिजॉल्व की तरफ जाएंगे कश्मीर इशू, कि हम पॉलिटिकली इसको रिजॉल्व करेंगे। और पहले वो यूनाइटेड नेशन में गया तो यूनाइटेड नेशन में भी उसने यही कहा कि इंटरनेशनल एरिना मस्ट कंसीडर द कश्मीर इशू इन इट्स एंटायरिटी, और वहाँ के लोगों का जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसको कंसीडर करते हुए वो उनको आज़ादी की तरफ लेकर जाएगा, और इसलिए उनको ऑटोनोमस स्टेटस दिया था। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसको सेकेंडली यूज़ कर सकते हैं कि आप बता सकते हैं जो कि एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370 एंड 35 हुई है, दैट इज वॉज नॉट लीगल।
کیوں وہ پیپر ہمیں بتاتے ہیں کہ ان پیپرز میں یہ بتایا ہے اس وقت کے پرائم منسٹر نے کہ ہم ایک پولیٹیکلی ریزالو ریزولوشن کی طرف جائیں گے کشمیر ایشو کے, اور ہم فورس یا ہارڈ پاور یوز نہیں کریں گے, کیونکہ اس ٹائم پہ انہوں نے ہارڈ پاور یوز نہیں کی تھی, بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم انڈیا واز ناٹ کیپیبل آف ڈوئنگ دا ہارڈ پاورس پالیٹکس. تو اب کیا ہوگا کہ اب یہ انڈیا کے سٹانس کو نیگیٹ کرتا ہے, تو ہم بچر پیپر کو اگر ڈی کلاسیفائی کروا لیں اور ان کو انٹرنیشنل ارینا میں یوز کریں ایفیشینٹلی کہ دس واز دا سٹانس آف انڈیا ایٹ دا ٹائم آف فرسٹ وار آن کشمیر, تو اب وہ اس سٹانس سے کیوں ہل رہا ہے. تو انٹرنیشنل لا کی اوبلیگیشنز اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو اوبلیگیشنز ہیں وہ انڈیا کو, اور انڈیا کے جو پرائم منسٹر مودی ہیں ان کا جو سٹانس ہے کشمیر پہ وہ بہت زیادہ بیک لیش دیکھنا پڑے گا, اور ہمارا سٹانس جو کشمیر کے اوپر ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا کہ یوز آف فورس can be a way forward for the resolution of the Kashmir conflict. Thank you so much, Bachcho. Stay tuned for more updates. I am Fraz Ahmed from Adventure with Fraz.